नमस्कार दोस्तों, अभिभावकों और प्रिय मित्रों। मैं सुरेश विश्व बाबूनगर आपके अपने यूट्यूब चैनल HRD इंटरनेशनल स्कूल डांडियाबाज में स्वागत सभी का। मैं दूसरा भाग लेके आया हूँ केंद्र सरकार जो सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान भाग से कक्षा 10 का 7वां अध्याय केंद्र सरकार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले केंद्र सरकार केंद्र सरकार की परिभाषा। राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है। मूर्त का मतलब होता है मूर्ति के रूप में एक आकार देने वाली ढांचा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि राज्य को मूर्ति के रूप में ढांचा प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसे सरकार कहा जाता है। अर्थात टॉपिक केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के अंदर आता है कि अपना जो भारत देश है वो एक संघीय देश है। इस संघीय देश में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाने के लिए एक संघीय व्यवस्था का गठन किया जाता है, जिसे ही हम केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार के बारे में या फिर राज्य सरकार के बारे में या फिर देश की या विदेशों में कोई भी सरकार होती है तो उनके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो होते हैं, नंबर 1, किसी भी कानून को बनाना। नंबर 2, बने हुए कानून को लागू करना। नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति या कोई समुदाय बने हुए कानून के पालन नहीं कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो उसे दंडित करना। ये भी सरकार का ही कार्य है। ये 3 प्रमुख काम है सरकार के। उसके बाद में हम देखते हैं सरकार के अंग। तो सरकार के अंगों में 3 अंग होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ये जो व्यवस्थापिका है इसके भी 2 स्तर होते हैं। एक होती है संघीय व्यवस्थापिका, तो दूसरी होती है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका होती है, उसको हम संसद कहते हैं, और जो राज्य व्यवस्थापिका होती है उसे हम विधानमंडल कहते हैं। तो हमारी जो संघीय व्यवस्थापिका होती है उसके अंतर्गत पहला नंबर राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे लोकसभा और तीसरे नंबर पे राज्यसभा। जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका अनुच्छेद 52 के अंतर्गत अनुच्छेद 52, और लोकसभा है वो अनुच्छेद 80, और राज्यसभा है वो अनुच्छेद 81। तो वैसे भी देखा जाए तो ये तीनों से लग रहा है व्यवस्था करने वाले, देश के अंदर व्यवस्था करते, फिर कार्यपालिका यानी काम करने वाले, और फिर बाद में आता है न्याय करने वाला होता है सर्वोच्च न्यायालय। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा की संरचना एवं संगठन।
लोकसभा के अंदर हम या फिर राज्यसभा की जो संरचना है वो हम एक सारणी के जरिए शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 लगा के लिखते हैं सदन। तो हमारे सदनों में प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, और दूसरे नंबर पे इसको निम्न सदन भी कहते हैं, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और ये एक अस्थायी सदन होता है। अस्थायी का मतलब होता है जैसे कि कोई भी राष्ट्रीय दल की जो पार्टियां होती है वो सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के बाद में किसी कारणवश उनका बहुमत या उनका जैसे कि किसी के साथ गठबंधन होता है, और गठबंधन करने वाली पार्टी या कोई दल है वो उसको उनका साथ छोड़ देता है, तो उस समय उनके बहुमत का जो आंकड़ा है वो कम हो जाता है। तो उस समय इसको अस्थायी सदन कहा जा सकता है, यानी उसके अंदर बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए आगे नहीं चल पाया। फिर बाद में आता है राज्यसभा। राज्यसभा में इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। ये उच्च सदन भी होता है और स्थायी सदन भी, इसको भंग नहीं किया जा सकता। फिर बात होती है सदस्य संख्या। सदस्य संख्याओं में लोकसभा की 552 होती है अधिकतम, और वर्तमान में 545 है। ये 545 जो सदस्य है ये वर्तमान में 530 है जो हमारे राज्यों से है, और 12 है वो ये जो राज्यसभा के सदस्य 530, और बाकी के जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से है। और इस राज्यसभा में भी 250 अधिकतम है, और वर्तमान में 245 है। तो ये भी कुल मिला के इसे राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान समय में 9 है, और ये जो केंद्र शासित 9 प्रदेश है वो दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में वर्तमान समय में एक भी विधानमंडल या विधानसभा या विधान परिषद नहीं है। फिर बाद में हम वापस इसके बाद में अगला पॉइंट आता है योग्यता। उसे बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए उसके पास योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए प्रथम। दूसरी बात, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी सरकारी नौकरी है या फिर जो स्थानीय शासन होता है उसके पद पर, या फिर राज्य के किसी भी पद पर होना नहीं चाहिए। अगर है तो उसे इस्तीफा देने के बाद में ही वो लोकसभा सदस्य बनता है। फिर बाद में हमारा जो न्यायालय है उसके द्वारा उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो। इसी तरीके से राज्यसभा में भी वही है, लेकिन उसके अंदर फर्क ये रहेगा कि उसकी आयु है वो 25 वर्ष में होकर इसमें 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर बाद में आता है निर्वाचन। निर्वाचन के अंदर इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि देश का जिस उस क्षेत्र के अंदर, जिस संसदीय क्षेत्र के अंदर जो लोग आते हैं और जिस संसद को अपना संसद के सदस्यों को मतदान करते हैं, तो उस क्षेत्र के वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष जिसने आयु पूर्ण कर ली है वो उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर अपना मत दे सकते हैं। और फिर आता है अप्रत्यक्ष राज्यसभा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि
हमारी जो जनता है, भारतीय जनता, जो लोग हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को वोट नहीं करते। इनको एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। फिर आता है लोकसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिर हमें आगे देखते हैं अधिवेशन। अधिवेशन में लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। इनका जो अधिवेशन है राष्ट्रपति ही बुलाता है और इनका इस सत्र को कोई स्थगित भी कर सकता है। और यही जो है वो राज्यसभा में लागू होती है, तो इसलिए इसमें यही चीज इसमें आप देख सकते हैं। फिर होता है पदाधिकारी। लोकसभा में पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष तो दूसरा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है और वही अपना मत देकर उनको चुनते हैं। उसी तरीके से राज्यसभा में एक सभापति होता है और दूसरा उपसभापति। सभापति होता है देश का उपराष्ट्रपति। जो देश के उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और जो प्रदेश सचिव भी होते हैं। और दूसरा उपसभापति वह होते हैं जो राज्यसभा के जितने सदस्य हैं उन्हीं में से चुना जाता है। तो अब हम देखते हैं लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसमें था लोकसभा व राज्यसभा की संरचना, उसके बाद में अगला टॉपिक ये है। तो उसके अंदर जो शक्तियां कार्य होती है तो नंबर 1 आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की। तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा संघीय सूची, सम्मति सूची, अपशिष्ट विषयों व राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संविधान के द्वारा कोई भी विधेयक दोनों सदनों में पारित किए जाने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यानी ये दोनों सदन के अंदर एक विधेयक, एक बिल होता है, कानून, जिसपे पुराना नया बिल लाने के लिए या पुराने बिल में कोई संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के साथ में ये पास भेजा जाता है। दोनों के अंदर बहस चलती है और बहस के साथ जिसके साथ बहुमत ज्यादा होता है वो बिल पास होने के बाद में ही राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है। और यही राज्यसभा की शक्तियों का है। फिर आता है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब होता है अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। लोकसभा में ही धन विधेयक पारित किया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्य है वो क्या कर सकते हैं, लोकसभा के अंदर इस बिल के अंदर संशोधन करने के लिए वो सुझाव जरूर दे सकते हैं लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति। कार्यपालिका मंत्रिमंडल तब तक पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि लोकसभा के पास बहुमत हो तब तक वो अपने पद पर रह सकता है। सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं या आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्हें पद से नहीं हटा सकते। यानी जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे वो राज्यसभा के लोकसभा के सदस्यों को साथ राज्यसभा के सदस्य प्रश्न कर सकते हैं और क्रॉस प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं लेकिन उन्हें अपने किसी भी पद से उनको हटा नहीं सकते। फिर आता है संविधान संशोधन की शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। लोकसभा में राज्यसभा के सदस्यों को साथ में मिलकर संविधान संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी सदन असहमत हो जाए या उस बिल पर आते नहीं है तो उसको संशोधन नहीं हो सकता है। तो दोनों का होना बहुत ही जरूरी है।
यानी किसी भी सदन की असहमति नहीं होनी चाहिए। और यही चीज इसके अंदर आ जाएगी। फिर पांचवी आती है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति के बाद में होता है अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा व राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। यानी राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, और यही राज्यसभा में लागू होता है। फिर देखिए लोकसभा की जितनी शक्तियां थी वो पूरी हो चुकी है। 5 तक ही लोकसभा की शक्तियां होती है, 6 नंबर से हमारे राज्यसभा की शक्तियां होती है। तो विधि शक्तियां राज्यसभा नंबर 1, राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। यानी दोनों राज्यसभा के सदस्य हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। फिर आता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, यानी राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या कुछ बड़े पदाधिकारी के जो लोग हैं उनको महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेना भी राज्यसभा के सदस्यों का कार्य होता है। फिर होता है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, वो अपने उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। फिर 7वां विशेष अधिकार होता है। विशेष अधिकार में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यानी कोई भी ऐसा राज्य के अंदर कार्य है तो उसे राष्ट्रीय हित के महत्व को घोषित कर सकता है। और उसके बाद में एक आता है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करना, राज्यसभा का नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार भी राज्यसभा के पास होता है। और इस प्रकार से आज हमने ये टॉपिक को पूरा किया। तो आपको एक मैंने संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका के बारे में, संघीय व्यवस्थापिका के बारे में तो बता दिया था, राज्य व्यवस्थापिका के बारे में थोड़ा बहुत रह गया था, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। राज्य व्यवस्थापिकाओं को यानी विधानमंडल में विधान परिषद भी होता है और विधानसभा भी होता है। तो देश के जो कुल 28 राज्य हैं उनमें से ऐसे 6 राज्य, सॉरी 5 नहीं 6, ऐसे 6 राज्य हैं जिनपे विधान परिषद भी होती है। तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें मंत्रि परिषद भी होती है। इस प्रकार आज का टॉपिक समाप्त हुआ। मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषय के बारे में अगर कुछ भी मुझसे कोई कमी रह गई हो तो अपने सुझाव के जरिए कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाने आऊँ उसमें और सुधार कर सकूं। और रही बात, तो आप अपने इस HRD इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी विद्यालय के YouTube चैनल से कोई नया टॉपिक अपलोड करें तो वो अपलोड आपके मोबाइल पर या आपके किसी भी संचार के साधनों के जरिए आपके पास जरूर अवगत हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।